चलिए, तो छत्तीसगढ़ के इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जसपुर जिले के बारे में। ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे कि जसपुर जिला जो है किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण जिला है, और साथ ही साथ समझिएगा कि जसपुर जिला के अंतर्गत जब हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि जसपुर जिले में मुख्य रूप से कौन सा पर्यटन स्थल है, साथ ही साथ जो है यहाँ की आर्थिक जीवन स्थिति क्या है, ठीक है, साथ ही साथ सामाजिक जीवन स्थिति क्या है, और प्रशासन के साथ साथ जो है इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का यह जिला, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जिला है। तो जसपुर यह जिला याद रखिएगा, जसपुर जिले की जब हम बात करते हैं तो जसपुर जिले में आपको याद रखना है कि हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे इसके अंतर्गत। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सीधा सा आधार होता है कि जसपुर जिले का गठन कैसे हुआ, या फिर इसके संबंध में, इसकी रियासत के संबंध में क्या क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके प्रशासनिक स्थिति के बारे में, ठीक है, प्रशासनिक स्थिति के बारे में। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे इसकी भौगोलिक संरचना के बारे में या भौतिक संरचना के बारे में, जिसपे हम बात करेंगे इसका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है, यहां पर किस प्रकार के माउंटेन या किस प्रकार के पार्ट रीजन्स जो है यहां पर डेवलप हुए हैं, या फिर ये किस प्रकार के हिस्सों में आता है, भारत के कौन से जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के पार्ट के साथ ये हिस्सा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है हम बात करेंगे आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के बारे में, यहां की सामाजिक स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, और अंत में हम बात करने वाले हैं इस जिले के पर्यटन या टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में, कौन कौन सा पर्यटन क्षेत्र यहां पर है, जिसमें पुरातात्विक क्षेत्र क्या होगा यहां पर, साथ ही साथ जो है हम डिस्कस करेंगे यहां के प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्र के बारे में और धार्मिक क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम जसपुर जिला के मुख्य बिंदुओं पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वहां के प्रशासनिक स्थिति, इसके अलावा भौगोलिक संरचना, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, और पर्यटन के अंतर्गत जो है पुरातात्विक, प्राकृतिक यानी आर्कियोलॉजिस्ट प्लेस और नेचुरल प्लेस और रिलीजियस प्लेस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा पूरा फोकस जो है इस जिले के इन सभी बिंदुओं पर होगा, जिसमें हम सबसे पहले जो है इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। याद रखिएगा, तो जब हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं, ठीक है, तो इस जिले का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, याद रखिएगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए, समझते हैं जसपुर जिला के बारे में। तो देखिएगा, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम कुछ पार्ट में बांटकर पढ़ने वाले हैं, और हम समझेंगे कि इसकी स्थिति क्या थी इस समय। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम अंग्रेजों से पहले की बात करें, यानी सन 1600 से पहले की बात करें, तो इसके संबंध में हमें एक जानकारी मिलती है कि जो जसपुर जिला है, ठीक है, जो जसपुर जिला है, इसकी जो पूरी इतिहास है या इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, पहले यहां जो है डोम वंशीय शासकों का क्षेत्र रहा करता था ये। ठीक है, डोम वंशी शासकों का क्षेत्र हुआ करता था ये। तो याद रखिएगा, यहां पर जब जानकारी मिलती है जसपुर जिले के बारे में या जसपुर रियासत के बारे में, तो जसपुर रियासत जो है पहले पार्ट हुआ करता था, एक अपना एक स्वतंत्र क्षेत्र हुआ करता था, और इसकी जानकारी मिलती है कि यहां पर जो है
यह डोमवंशी शासकों का जो क्षेत्र था, ठीक है, डोमवंशी शासकों का यह क्षेत्र था और इसके अंतिम शासक थे रायभान। याद रखिएगा, अंतिम शासक रायभान। अब इसकी एक छोटी सी घटना या इसकी एक छोटी सी कहानी को आप याद रखेंगे कि इस क्षेत्र में जो है, ठीक है, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में जो है, छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र के पास जो है एक रियासत हुआ करता था, ठीक है, जिसे राय रियासत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो रियासत है, याद रखिएगा, जहां के शासक हुआ करते थे सुजान। ठीक है, तो याद रखिएगा सुजान राय की जब पिता की मृत्यु हुई, सुजान राय के पिता की जब मृत्यु हुई, तो शासन की संबंधित जब बागदौड़ की बात आती है, तो चूंकि सुजान राय जो है अपने वंशज में या अपने वंश में जो है सबसे बड़ा बेटा थे। ठीक है, बड़े बेटे होने का जो एक आधार होता है कि राजा या राजगद्दी जो है किससे मिलेगी, बड़े बेटे को मिलती है। लेकिन एक ऐसी घटना याद रखिएगा, जब इनके पिता की मृत्यु होती है, उस समय ये जो है उस तत्कालीन स्थान पर नहीं होते, उस स्थान पर नहीं होने के कारण जो है इनके छोटे भाई को राजगद्दी दे दी जाती है, क्योंकि उस समय की स्थिति ये हुआ करती थी कि राजगद्दी को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा सुजान राय को जो है बाद में एक टर्म्स ऑफर किया गया, और ये ऑफर था कि आप जो है सलाहकार बन सकते हैं राजा के सलाहकार के तौर पर। ठीक है, या पदभार ग्रहण करने के तौर पर जो है आप यहां पर कार्यभार के दौरान जो है, जो कार्यभार राजाओं के जो कार्यभार होता है उसके आधार पर कार्य कर सकते हैं। सुजान राय ने जो है ये बात ठुकरा दिया, और इन्होंने जो है याद रखिएगा डोमवंशी शासकों पर जो है, ठीक है, यहां आकर ध्यान रखिएगा, जब ये देखा कि जसपुर रियासत के क्षेत्र में, ठीक है, डोमवंशी शासकों से जो है आसपास की रियासत खुश नहीं रहते थे, यानी इनके जो कार्य प्रणाली थी उससे संतुष्ट नहीं थे। ऐसे में उनका सहयोग प्राप्त करके सुजान राय ने जो है डोमवंशी शासकों पर आक्रमण कर दिया और अंतिम शासक याद रखिएगा रायभान की हत्या कर दी। और इस प्रकार से जो है जसपुर रियासत की स्थापना करने में जिसका नाम आता है, याद रखिएगा, ठीक है, जसपुर रियासत की स्थापना किसने की है, तो याद रखिएगा सुजान राय। ठीक है, और इस तरीके से जसपुर रियासत की स्थापना हो गई। और अब आगे आपको इसकी कहानी को समझना होगा। तो देखिए अंग्रेजों के समय, ठीक है, यह रियासत जो है छोटा नागपुर जो क्षेत्र है, ठीक है, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है इसके अधीन एक रियासत हुआ करता था। तो यह जसपुर रियासत जो है छोटा नागपुर क्षेत्र का रियासत हुआ करता था और उसी का हिस्सा माना जाता था। ठीक है, लेकिन यह स्वतंत्र रूप से शासन नहीं करते थे, याद रखिएगा, यह एक समूह के तौर पर शासन किया जाता था। और ऐसे में छोटा नागपुर क्षेत्र का रियासत जो क्षेत्र है इसी के अंतर्गत आपका कौन आता था, जसपुर रियासत आता था। ठीक है, लेकिन समय बीता और इस क्षेत्र में जैसे ही अंग्रेजों का शासन चालू हुआ, तो यह जो है छोटा नागपुर के क्षेत्र में रियासत के साथ जोड़ा गया। साथ ही साथ जो है इसे रांची प्रेसिडेंसी के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। ठीक है, यानी अंग्रेजों के समय याद रखिएगा जब अंग्रेज यहां शासन कर रहे थे, तो ऐसे में हमारे यहां जो है दो प्रकार के स्टेट हुआ करते थे या दो प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे। एक था प्रिंसली स्टेट जिसे हम रियासत कहते हैं, दूसरा जो स्टेट है याद रखिएगा जिसे हम कहते हैं अंग्रेजों के द्वारा सीधी तौर पर शासन करना। ठीक है, और यह कहलाता था प्रांत। तो याद रखिएगा दो प्रकार के स्टेटों में आपका जसपुर रियासत जो है ये जरूर राजाओं के द्वारा शासन किया जा रहा था, परंतु किसी न किसी प्रांत के अधीन हुआ करता था, और यह प्रांत हुआ करता था बंगाल प्रांत के अंतर्गत। तो बंगाल प्रांत के अंतर्गत रांची प्रेसिडेंसी का जो क्षेत्र था उसी के अंतर्गत ये जसपुर रियासत आया करता था। ठीक है, तो इस तरीके से अंग्रेजों के समय जो है 1905 से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा यह घटना जो है 1905 से पहले की है। ठीक है, अब बात करते हैं 1905 के बाद की। तो 1905 के बाद की स्थिति जो है याद रखिएगा, तो इस समय की घटना है जब बंगाल का विभाजन हो रहा था।
ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन जब किया जा रहा था, याद रखिएगा, उस विभाजन का जो आधार था, ठीक है, बंगाल का जो सेपरेशन एक टर्म्स तो था, याद रखिएगा, ठीक है, बंगाल का विभाजन किया जा रहा था, उसमें हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत जसपुर रियासत को मध्य प्रांत में जोड़ दिया गया, या मध्य प्रांत में विलय कर दिया गया, और इस प्रकार से मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस का भाग बना जसपुर रियासत, जसपुर प्रिंसली स्टेट। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, अब बात आती है जब जसपुर के गठन की, जसपुर जिला कैसे बना, तो याद रखिएगा, इसके अंतर्गत एक घटना और आपको याद रखना है, ये समय है 1998 का, लेकिन इससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, 1992 में एक घटना और घट रही थी, याद रखिएगा। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब एमपी का गठन हुआ 1956 में, जब एमपी का गठन हुआ, उस गठन के समय जो है जसपुर रियासत जो क्षेत्र था, या जसपुर जो क्षेत्र था, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का से जुड़ गया, यानी इसके बाद जो है मध्य प्रांत समाप्त हुआ, और मध्य प्रांत के समाप्त होने के बाद जो है, आप इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे, 1956 की बात है, एमपी के गठन में, एमपी का जब फॉर्मेशन हुआ, तो एमपी के साथ आपका छत्तीसगढ़ भी जो है शामिल हो गया इसमें, और छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था, इसी के अंतर्गत आता था आपका जसपुर। ठीक है, अब जसपुर जब है 1956 में एमपी का भाग बन गया। ठीक है, तो आप ऐसे लाइन वाइज जो है आप इसको समझ सकते हैं, या जो एक सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हैं कि जसपुर रियासत जो है, एक समय पहले डोमवंशी शासक रहा करते थे यहाँ पर। ठीक है, इनको समाप्त किया किसने? सुजान राय ने। इसके बाद सुजान राय का शासन प्रारंभ हुआ। ठीक है, और जसपुर रियासत जो है सुजान राय के अंतर्गत चलने लगा, और एक टाइम आया, याद रखिएगा, जब ये छोटा नागपुर के क्षेत्र का हिस्सा बना अंग्रेजों के समय में, और उसके बाद जो है ये रांची प्रेसिडेंसी के अंतर्गत शासन प्रारंभ हुआ इसके अंतर्गत। लेकिन 1905 के बाद जो है ये मध्य प्रांत के अंतर्गत आ गया, और मध्य प्रांत के बाद जो है, याद रखिएगा, 1956 में जो है एमपी का भाग बन गया। ठीक है, अब एमपी का भाग बना, याद रखिएगा, तो 1992 में सुंदरलाल पटवा, याद रखिएगा, एमपी के इस समय मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने 16 नए जिले बनाने की बात की थी। ठीक है, 1992 में सुंदरलाल पटवा जो एमपी के मुख्यमंत्री थे इस समय, याद रखिएगा, इन्होंने 16 नए जिले बनाने की बात की, परंतु यह बात केवल कागजों तक सीमित रह गया, और यहां पर फॉर्मेशन नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन 1998 में, याद रखिएगा, 1998 में दिग्विजय सिंह, जो कि एमपी के मुख्यमंत्री बने, इन्होंने, याद रखिएगा, जसपुर को एक जिला घोषित किया। ठीक है, और जसपुर जो जिला बना, याद रखिएगा, इसके अंतर्गत किससे बना है? तो याद रखिएगा, सरगुजा रियासत से बना है। ठीक है, इससे पहले चूंकि ऐसा हुआ था 1956 के बाद, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर एक घटना को याद रखें थोड़ा सा और पहले, तो याद रखिएगा, यहां पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। 1948 की बात है, और 1948 में जो है छत्तीसगढ़ के 3 जिले बनाए गए थे। ठीक है, 1948 में छत्तीसगढ़ के 3 जिले बनाए गए थे, जिसमें सरगुजा बनाया गया था। ठीक है, दूसरा बनाया गया था आपका रायगढ़, और तीसरा बनाया गया था, याद रखिएगा, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। ठीक है, तो सरगुजा जो है क्षेत्र, याद रखिएगा, 1948 में जब सरगुजा बनाया गया, तो सरगुजा के अंतर्गत चांगबकार, कोरिया और सरगुजा को शामिल कर दिया गया। ठीक है, और वही रायगढ़ जब बनाया गया, तो रायगढ़ के अंतर्गत जसपुर, आपका उदयपुर और बाकी सारंगगढ़ जो क्षेत्र है उसको शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो रायगढ़ के अंतर्गत आपका सारंगगढ़ और आपका जसपुर और आपका रायगढ़ स्वयं, ठीक है, ये तीनों शामिल हो गए। ठीक है, और बस्तर जिसको बनाया गया था, याद रखिएगा, इसमें कांकेर और बस्तर को शामिल करके बस्तर जिला बना दिया गया। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, अच्छा, यहां पर याद रखिएगा कि जसपुर जो है, जसपुर जिला जो है, ये रायगढ़ से अलग करके बनाया गया है। ठीक है, यानी जसपुर जिला जब बनाया गया, तो 1948 में जो रायगढ़ बना है, ये रायगढ़ जो बना है, इसी रायगढ़ के हिस्से से जो है, इसका जो नॉर्थ पार्ट है उससे काट करके बना दिया गया जसपुर जिला। तो इस तरीके से याद रखिएगा, जसपुर जिले का गठन हुआ, और जसपुर जिले के स्थापना या जसपुर रियासत की स्थापना की बात जब की जाती है, तो हम एक राजा का नाम याद रखते हैं, सुजान राय का नाम याद रखते हैं। ठीक है, तो यह था इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, याद रखिएगा कि कैसे जसपुर जिले के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, तो इसके बाद देखिएगा इसकी प्रशासनिक स्थिति क्या है।
इसकी प्रशासनिक स्थिति या एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस। ठीक है, तो देखिए जब हम इसकी प्रशासनिक स्थिति की बात करते हैं या एक प्रकार से इसके स्टेटस की बात करते हैं तो इसके बारे में हमें 4 से 5 मुख्य बिंदु को जानना होगा। एक तो इसकी डेमोग्राफी जाननी होगी, ठीक है, साथ ही साथ हमें जानना होगा कि यहाँ पर तहसील किस प्रकार के हैं, विकासखंड कितने हैं, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं। ठीक है, तो ये सभी इसके प्रशासन की स्थिति को दर्शाता है कि जसपुर जो क्षेत्र होगा, जहां देखिए एक बात समझने के प्रयास कीजिएगा कि जब भी हम इसके अंतर्गत जितने भी यूनिट या इकाइयों को देखते हैं, इसके जो भी प्रशासन की इकाइयां हैं, ठीक है, वह जितने ज्यादा होते हैं, जितना ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वहां की प्रशासन जो होती है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, ऐसे में देखिएगा अगर हम बात करें यहाँ की जनसंख्या की तो लगभग 13 से 14 लाख यहाँ की जनसंख्या। ठीक है, हाँ, अगर आप कंपेयर करेंगे 2011 के अनुसार याद रखिएगा तो वहां की जनसंख्या के बारे में जानकारी मिलती है कि यहाँ पर 8 लाख की जनसंख्या के आसपास जनसंख्या थी। ठीक है, साथ ही साथ हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, याद रखिएगा तो जनसंख्या के बारे में याद रखिएगा 13 से 14 लाख जनसंख्या। साथ ही साथ अगर हम बात करें साक्षरता प्रतिशत की तो लगभग 59% यहाँ की साक्षरता प्रतिशत है। शहरी जनसंख्या की बात करें या शहरीकरण, ठीक है, तो शहरीकरण की बात करेंगे याद रखिएगा तो लगभग 8% के आसपास यहाँ का शहरीकरण है। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। याद रखिएगा यहाँ की सेक्स रेशियो की जो क्वालिटी है या सेक्स रेशियो जो है ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो हमारे राज्य में जो सेक्स रेशियो है या लिंगानुपात है, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, जितनी ज्यादा महिलाओं की संख्या हम उससे उतना अच्छा ही लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, और ऐसे में याद रखिएगा यहां पर 1005, ठीक है, 1000 पुरुषों में 1005 महिलाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आप देखेंगे तो हमारे जिले में या हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो है कुछ ही 1 से 2 जिले हैं जहां पर ऐसे चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लिंगानुपात में इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा जिला कोड की बात करें तो जिला कोड जो है यहां का, जिला कोड जो है यहां पर CG 14 है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है वो है आपका जसपुर नगर, यहां का मुख्यालय है। ठीक है, अब देखिएगा इसके अलावा जो है यहां के तहसील की संख्या 10 है, विकासखंड 6 हैं और साथ ही साथ याद रखिएगा यहां पर विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, तो विधानसभा क्षेत्र में याद रखिएगा कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र, जसपुर विधानसभा क्षेत्र और पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, तो 3 विधानसभा क्षेत्र है यहां पर, याद रखिएगा 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ठीक है, देखिएगा इसके अलावा जो है अगर सीमावर्ती राज्य की बात करें तो याद रखिएगा ये अपने बाउंड्री को शेयर करता है 2 राज्यों के साथ। याद रखिएगा एक है आपका झारखंड और दूसरा है आपका उड़ीसा। ठीक है, और वही सीमावर्ती जिले की बात करें तो सीमावर्ती जिलों के अंतर्गत, सीमावर्ती जिलों के अंतर्गत याद रखिएगा ये बलरामपुर उत्तर की ओर, रायगढ़ दक्षिण की ओर और सरगुजा, ठीक है, पश्चिम की ओर अपना बाउंड्री शेयर करता है इसके साथ। ठीक है, अब इसके मैप को थोड़ा सा देखिएगा, अगर हम इसके मैप को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो हम यहां से भी इसको समझ सकते हैं। तो देखिएगा
तो ये आपका एमसीबी है और इससे लगा हुआ है आपका कोरिया। ये जो क्षेत्र है आपका सूरजपुर का, और ये जो क्षेत्र है आपका बलरामपुर का, ठीक है। और यहां पर लगा हुआ है आपका जसपुर। जसपुर और ये हिस्सा है आपका सरगुजा का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत ये सारी जो जिले हैं, 6 जिलों के आधार पर जो है, तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो जसपुर जो है सबसे पूर्वी, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। और इसके बारे में जब हम ये बात करते हैं पूर्वी जिला के आधार पर, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जसपुर के अंतर्गत याद रखिएगा जगह का नाम है गिरला, गिरला गांव, ठीक है, या गिरला क्षेत्र याद रखिएगा। यहां से जो देशांतर रेखा गुजरती है, देशांतर रेखा याद रखिएगा कौन सा, 84 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 84 डिग्री 25 मिनट का जो देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन यहां से क्रॉस करती है, वो गिरला गांव से क्रॉस करती है। और यह हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी छोर है या पूर्वी क्षेत्र है या पूर्वी केंद्र है, जिसके बाद जो है आप उड़ीसा के क्षेत्र पर हो जाएंगे, यानी उड़ीसा राज्य में प्रवेश कर जाएंगे गिरला को क्रॉस करने के बाद, ठीक है। तो यहां पर आप याद रखेंगे कि प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है जसपुर की क्या इकाइयां हैं, उनके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, कितने विधानसभा केंद्र हैं या विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, और साथ ही साथ आपका जो विकास खंड है उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा जनसंख्या, ठीक है, साक्षरता, शहरीकरण, लिंगानुपात सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा यहां पर लिंगानुपात जो है, ठीक है, जिला कोड, मुख्यालय, ठीक है, तहसील 10 है, और विकास खंड के लिए याद रखिएगा विकास खंड जो है वो है आपका 8, ठीक है, विकास खंड 8 है, याद रखिएगा। अभी मैं कैलकुलेट कराऊंगा आपको कि कौन कौन से विकास खंड आते हैं और कौन कौन से तहसील है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हमने देखा प्रशासनिक स्थिति को। अब इसके बाद देखिएगा भौगोलिक संरचना का आधार क्या है, इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो देखिएगा भौगोलिक क्षेत्र की अगर हम बात करें भौगोलिक संरचना या फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, भौगोलिक संरचना या ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल स्ट्रक्चर के तौर पर इसे समझते हैं। देखिएगा, तो किसी भी क्षेत्र में अगर आप इसको छत्तीसगढ़ को देखें, कुछ ऐसा देखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है हमारा, ठीक है, अभी बस ये मान के चलिए मैप के आधार पर, ठीक है। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ का ये जो क्षेत्र है, अगर हम इसकी भौगोलिक संरचना की बात करते हैं तो भौगोलिक संरचना में हमें 4 मुख्य बिंदुओं को समझना होता है, ठीक है। तो देखिए जसपुर जो क्षेत्र है आपका, ये वाला हिस्सा क्या है, जसपुर क्षेत्र का है, ठीक है। और ऐसे में समझिएगा कि ये जो हिस्सा है, एक्चुअल में ये जो जसपुर का हिस्सा आपको दिख रहा है, उसमें ये जो हिस्सा है याद रखिएगा, ये झारखंड का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है याद रखिएगा ये एमपी का हिस्सा है, और ये हिस्सा आपका यूपी क्षेत्र का, ये आपका उड़ीसा क्षेत्र का, और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, और ये पूरा एरिया एमपी का आता है। तो ये देखिएगा कि झारखंड के क्षेत्र में ये हिस्सा कहलाता है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो देखिएगा छोटा नागपुर के पठार का जो ये क्षेत्र है,
यानी जसपुर जो है कहीं ना कहीं छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। ठीक है, तो जो भौगोलिक संरचना है इसकी ये कैसे होगी, तो याद रखिएगा इसकी भौगोलिक संरचना छोटा नागपुर के पठार जैसी होगी। ठीक है, यानी ये हिस्सा है छोटा नागपुर के पठार का, जिसके कारण यहां पर पाट प्रदेश पाए जाते हैं, और इस पाट प्रदेश को जो है भौगोलिक संरचना के आधार पर हम कहते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा जसपुर सामरी पाट प्रदेश के नाम से इसे जानते हैं। अब पहले तो एक आपको बात समझना होगा कि पाट प्रदेश क्या होता है या पाट किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे किसी भी भूखंड में किसी भी लैंड एरिया जो होगा उसका ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर होगा उसमें हम वहां के माउंटेन, वहां का जो प्लेटी होगा, पठार होंगे, पर्वत होंगे, ठीक है, जो भी चीजें इस प्रकार की जो भौगोलिक संरचनाएं हैं, ठीक है, जो इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं, उन्हीं के आधार पर जो है उसी प्रकार एक आपका भौगोलिक संरचना होता है, एक संरचना है जिसे पाट कहा जाता है। ये दिखता तो पठार जैसे है, लेकिन इसकी एक जो डिफरेंशिएट है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है याद रखिएगा, उनमें पाट में बस ऊपरी जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि पठार का जो ऊपरी भाग है वो प्लेन होगा तो ये पाट कहलाएगा, इसे पाट कहेंगे। और दूसरा एक जो डिफरेंस होता है याद रखिएगा वो होता है कि पठार की हाइट कम होती है और पाट की हाइट अधिक होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है आपका जसपुर क्षेत्र, और यहां पर जो है जसपुर पाट और पंडरा पाट जैसे मुख्य पाट प्रदेश हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पंडरा पाट और जसपुर पाट जैसे मुख्य पाट प्रदेश है, यहां पर डिस्कस करेंगे आगे जाकर, तो याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए यहां पर की जो भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो याद रखिएगा यहां पर मुख्य रूप से जो चट्टानें या रॉक पाई जाती हैं, आपका दक्कन ट्रैप की चट्टानें, और साथ ही साथ कहीं कहीं पर लमेटा चट्टानें पाई जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहां पर दक्कन ट्रैप की चट्टानें और लमेटा चट्टानें भी पाई जाती हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखिएगा अगर कहीं पर दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जा रही हैं तो वहां का जो खनिज होगा, मिनरल्स होगा, वहां पर अधिकांश बॉक्साइट की, ठीक है, बॉक्साइट ही ज्यादातर पाया जाता है, याद रखिएगा, बॉक्साइट का क्षेत्र। और दूसरा याद रखिएगा कि जसपुर के क्षेत्र में आपको एक और मिनरल्स मिलेगा जो है आपका गोल्ड। ठीक है, तो ये कहां पर मिलता है, तो याद रखिएगा आपका बरजोर और दूसरा तपकरा, दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सोना, ठीक है, खनिज के तौर पर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी सामान्य भौगोलिक संरचना के आधार पर मैंने कुछ बातें आपको बताई। इसके अलावा देखिएगा भौगोलिक संरचना में एक बात और याद रखिएगा, भौगोलिक संरचना के आधार पर यहां मिट्टी या सॉइल जो है लेटेराइट सॉइल पाई जाती है, साथ ही साथ जो है कहीं कहीं पर काली मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर लेटेराइट सॉइल और काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी पाई जाती है। इसके कारण जो है यहाँ का जो फसल है, कल्टीवेशन है या फिर क्रॉप जो है, याद रखिएगा बागवानी प्रकार के, ठीक है, जैसे चाय। ठीक है, तो चाय की खेती यहाँ पर मुख्य तौर पर होती है, चाय का संवर्धन होता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ जो है फ्रूट्स, याद रखिएगा फल और सब्जी मुख्य तौर पर जो है यहाँ की फसल है, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो फसल होते हैं वो या तो बागवानी होते हैं, या तो फल होते हैं, या फिर सब्जी होते हैं। ठीक है, आपको बता दूं कि आप सामान्य तौर पर जैसे बगीचा शब्द सुनते हैं, तहसील जसपुर में जो है वो आम के बगीचे के लिए बहुत फेमस है, याद रखिएगा, लीची के बगीचे के लिए बहुत फेमस है। तो ऐसे में ये आम का बगीचा इतना ज्यादा फेमस है कि यहाँ के एक तहसील का नाम ही बगीचा तहसील है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि एक इस प्रकार के जो नॉमिनेशन होते हैं, इस प्रकार का जो नामांकन होता है वो किस लेवल का होता है कि यदि हम वहां पर फ्रूट्स को देख पाए तो किस लेवल पर यहाँ पर। और अभी आज के समय में जो है आपको बता दूं यहाँ अब सेव की खेती भी होना प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, तो अब इस प्रकार के सेव को इजाद कर चुके हैं कि केवल ठंड के समय या फिर हिमाचल प्रदेश जैसे जगहों पर ही केवल सेव नहीं हो सकता, बल्कि
उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन के क्षेत्र में भी जो है आपका सेव की खेती की जा सकती है। इस प्रकार के सेव की स्पीसीज जो है अब खोजी जा चुकी है। ठीक है, तो याद रखिएगा फसल जो है बागवानी, फल और सब्जी जैसे जो है यहाँ पर फसल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा यहाँ की मुख्य नदियों की बात करें तो यहाँ पर जो है जसपुर के क्षेत्र में याद रखिएगा दो नदियां बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। हालांकि इसके अलावा जो है यहाँ पर ईब नदी का क्षेत्र है, ठीक है, मैनी नदी का क्षेत्र है याद रखिएगा, और साथ ही साथ याद रखेंगे कि इसी क्षेत्र से जो है आपका कन्हार नदी निकलती है। ठीक है, लेकिन मेनली आपको याद रखना है ईब नदी और मैनी नदी। ठीक है, और एक नदी और है याद रखिएगा, डोड़की नदी। तो डोड़की, डोरकी ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है याद रखिएगा, स्थानीय नाम जो है वो डोरकी है याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक नदी है जो कि ईब नदी। इसकी एक खास बात है, इसमें गोल्ड के पार्टिकल्स पाए जाते हैं या गोल्ड के कण पाए जाते हैं। ठीक है, सोने के कण। तो याद रखिएगा सोने के कण पाए जाने वाली नदी जो है या गोल्ड पार्टिकल्स के लिए जो है ईब नदी को जाना जाता है या ईब रिवर को जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा नदी के तौर पर। इसके अलावा देखिएगा इस क्षेत्र में अगर हम भौगोलिक संरचना के अंतर्गत, ठीक है, इसमें तीन चीजों को देखते हैं मुख्य तौर पर कि यहाँ पर मिट्टी क्या है, फसल कैसी होती है, नदी कैसी है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ याद रखिएगा कि जसपुर का क्षेत्र जो है अपने आप में एक प्राकृतिक सुंदरता वाला क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्षेत्र है जैसे कि आपने देखा होगा, या फिर हम एक समय से थोड़ा पहले चले जाएं तो 2023 से पहले, ठीक है, जब बघेल सरकार यहाँ पर थी तो बघेल सरकार ने जो है सन्ना जैसे क्षेत्र को जो है काफी ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। ठीक है, अब इस प्रयास में जो है उन्होंने फिल्म सिटी के बारे में भी बात की थी। ठीक है, कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की कुछ मूवीज को जो है जसपुर में बनाया जाए और इस प्रकार से जो है जो फिल्म बनेगा उसे कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो है सब्सिडी मिलेगी या फिर सहायता मिलेगी। ठीक है, तो ये ऐसी बातें पहले जो है सुनने को मिली थी। इसका कारण था सन्ना जैसे क्षेत्र, यानी छत्तीसगढ़ में सन्ना को जो है स्विट्जरलैंड की उपाधि दी जाती है, यानी वह ठंडा प्रदेश तो है ही, साथ ही साथ जो है एक महत्वपूर्ण सौंदर्यता वाला प्रदेश है, या एक तरीके से जो है बहुत सुंदर, प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर एक क्षेत्र है। ठीक है, तो जसपुर में जो है याद रखिएगा न केवल हम सुंदरता को देखते हैं बल्कि वहां की जलवायु के आधार पर भी हम चीजों को समझ सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, मानसूनी है। ठीक है, मानसूनी जलवायु है, लेकिन अगर हम यहाँ के वर्षा की बात करें तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला है आपका जसपुर। ठीक है, यानी इस जिले में जो है सर्वाधिक बारिश होती है। जसपुर में 167 सेंटीमीटर की बारिश एवरेज यहां पर नोट किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बारिश वाला जिला। देखिए जब भी आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बारिश किस स्थान पर होता है तो अबुझमाड़ क्षेत्र में होता है, 187 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, लेकिन जब स्थान की बात करेंगे तब, बट अगर आपसे बात किया जाए कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा, पूरे जिले में जहां पर वर्षा के पॉइंट को नोट किया जा सके, तो वो है आपका जसपुर, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जसपुर में सर्वाधिक बारिश वाला क्षेत्र। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा इस क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, वर्षा के अंतर्गत, तो याद रखिएगा ये पाट प्रदेश वाला क्षेत्र है। तो इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ के संबंध में, ठीक है, आपको एक बात याद रखना है इसके लिए कि समुद्र सतह से ऊंचाई में, ठीक है, याद रखिएगा समुद्री सतह से ऊंचाई में कहने का मतलब है जो सी लेवल होता है उसमें हमारा कौन सा जिला है जो सबसे ऊंचा है। ठीक है, सी लेवल के आधार पर सबसे ऊंचा जिला हमारा कौन सा है, तो जसपुर है, याद रखिएगा। जसपुर लगभग 739 मीटर सी लेवल से इसकी हाइट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी हाइट सी लेवल से 739 मीटर की है, सबसे ज्यादा ऊंचा जिला हमारा सी लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा भौगोलिक संरचना के आधार पर, अब उसके बाद देखिएगा एक बातें और मैं आपको बता दूं, यहां पर हम इसको मिस कर रहे थे। एक बात याद रखिएगा 1948 में, ठीक है, 1948 में हमने देखा कि किस तरीके से जो है इस समय कैसे सरगुजा और रायगढ़ और बस्तर का निर्माण किया गया या गठन किया गया। ठीक है, तो आपको एक बात और याद रखना है कि जसपुर एक ऐसा जिला है या ऐसा रियासत था जिसने भारत संघ के विलय पत्र में सबसे अंतिम में हस्ताक्षर किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है,
हमारे छत्तीसगढ़ में 14 रियासत है और 14 रियासत में जो है आपको याद रहेगा कि खैरागढ़ रियासत ने सबसे पहली साइन की थी इस विलय पत्र में और सबसे अंतिम में साइन किया था किसने? जसपुर ने। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, भौगोलिक संरचना के बाद देखिएगा हम बात करेंगे आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अंतर्गत आर्थिक व सामाजिक स्थिति, तो यहां का इकोनॉमिकल स्टेटस और साथ ही साथ सोशल स्टेटस क्या है। ठीक है, तो सामान्य तौर पर आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में आर्थिक जो स्थिति है ये दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला कृषि और दूसरा खनिज। ठीक है, तो दो चीजों पर ही ये फोकस करता है, याद रखिएगा। एक है आपका कृषि और दूसरा है खनिज। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा यहां का एक आईडीसी है जिसका नाम है बनगांव। ठीक है, याद रखिएगा बनगांव यहां की आईडीसी है। आईडीसी जो होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा इस क्षेत्र को चिन्हांकित किया जाता है और उसे डेवलप किया जाता है ताकि वहां पर बड़े से बड़ा या अधिक से अधिक जो है आपका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो पाए, वहां पर रोजगार की संभावना बढ़ सके, और ऐसे में जो है आपका आईडीसी बनाया गया बनगांव को। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा यहां पर एक हवाई पट्टी है राज्य के स्वामित्व में या राज्य सरकार के स्वामित्व में, याद रखिएगा हवाई पट्टी जिसका नाम है अगडी। अगडी हवाई पट्टी आपके जसपुर क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मुख्य इसका आधार है। कृषि के बारे में मैंने आपको बता दिया, यहां पर मुख्य रूप से जो है लेटराइट मिट्टी है, तो सब्जियां जो है ज्यादातर होती है यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ आलू की खेती या फसल जो है मुख्य तौर पर टमाटर के फसल आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार जो है फलों में जो है स्ट्रॉबेरी जो है आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर अब देखने को मिलेगा, लीची के फसल, आम की फसल, इस तरीके से जो है यहाँ पर फलों के रूप में ज्यादातर फसल देखा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा सब्जी में मसाले का फसल भी यहाँ होता है। ठीक है, अब देखिएगा सामाजिक स्थिति की बात करें तो मुख्य तौर पर याद रखिएगा यहां पर लगभग 60 से 70% जनजाति निवास करती है, याद रखिएगा। यानी इस जिले में सर्वाधिक रूप से अगर आप देखें तो जनजाति का निवास जो है 60 से 70% का है। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से पहाड़ी कोरवा, उरांव, मुंडा, नगेसिया, इस प्रकार जो है जनजाति निवास करती है यहाँ पर। ठीक है, पहाड़ी कोरवा, उरांव, मुंडा, नगेसिया जैसे। ठीक है, और इसी से होता हुआ जो है बिरहोर रायगढ़ के क्षेत्र में निवास करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मुख्य रूप से जो है यहाँ की जनजाति है। ठीक है, और इनकी बोली अगर आप याद रखना चाहें तो कुछ बोलियां याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर ये मुख्य रूप से कौन से प्रकार की बोली का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा पुरुख, सादरी, इसके अलावा जो है हिंदी भाषा का प्रयोग भी करते हैं ये लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर जो है जसपुर में मुख्य रूप से कुरुख, सादरी, ठीक है, हिंदी जैसी भाषाएं का प्रयोग होता है सामान्य बोलचाल की भाषा में। ठीक है, इसके अलावा यहां पर त्योहारों की बात करें तो मुख्य तौर पर याद रखिएगा यहां के जो मुख्य त्योहार है उसमें कर्मा, सरहुल, नवाखाई जैसी त्योहारें जो है सामाजिक रूप से जो है काफी ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। इस प्रकार के त्योहारों को ज्यादातर मनाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो जसपुर क्षेत्र जो है अपने आप में याद रखिएगा, ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्र है। और इसमें जो है आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में एक समय था जब सर्वाधिक जीवन की बात की जाती है कि लंबा समय तक जीवन जीने वाले लोग कहाँ मिलते हैं छत्तीसगढ़ में, तो आपको जसपुर क्षेत्र को ही याद रखना पड़ेगा कि जसपुर के जो लोग हैं इनका जो जीवन होता है या लगभग आप सामान्य रूप से छत्तीसगढ़ में एक सामान्य या एवरेज जीवन आप जब निकालते हैं तो अधिकांश लोग या वृद्ध जो व्यक्ति हैं अधिकांश आपको कहां मिलेंगे? जसपुर क्षेत्र में। ठीक है, तो याद रखिएगा जसपुर क्षेत्र में। चलिए इसके बाद देखिएगा थोड़ा सा मैप में देखेंगे और मैप में जो है पर्यटन को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा तो देखिएगा जसपुर जो है
जसपुर जिले के अंतर्गत अगर आप मैप को देखें तो आपको एक बात याद रखना होगा कि यह जो है एक ऐसा जिला है जो दो राज्यों को टच करता है, ठीक है, यानी दो राज्यों को टच करने वाला एक सीमावर्ती जिला है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्व का जिला है, यानी कि सुदूर पूर्व का जिला, और जिसमें जगह का नाम है आपका गिरला, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा और इसके मैप को समझिएगा, ठीक है, ताकि आप इसको समझ पाए। ठीक है, तो देखिएगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग इस जिले को, ठीक है, आपका जसपुर जिला। और जसपुर जिले के अगर सराउंडिंग देखें हम लोग कौन कौन सा क्षेत्र है और कौन कौन सा नेशनल हाईवे जो है यहां से होता जाता है, तो आपको तीन बातें ध्यान रखना है। पहला कि जसपुर का जो मुख्यालय है जसपुर नगर यहां पर स्थित है, याद रखिएगा, इसका मुख्यालय, ठीक है। अब इसी के आधार पर देखिएगा, इसके उत्तर में जाएंगे तो बलरामपुर क्षेत्र, उत्तर के क्षेत्र में बलरामपुर क्षेत्र, ठीक है। इस तरफ जाएंगे तो आपका सरगुजा क्षेत्र, दक्षिण की तरफ जाएंगे तो रायगढ़ क्षेत्र, और इस तरफ देखेंगे तो यह आपका झारखंड का क्षेत्र, और ये आपका उड़ीसा का क्षेत्र, ठीक है। अब देखिएगा, इन क्षेत्रों को अगर हम देखें तो इसमें आपको याद रखना है इसका रूट, ठीक है। तो सरगुजा क्षेत्र से जैसे ही आप बतौली से सीतापुर होते हुए आएंगे तो सबसे पहले जो है आपको इस रूट में ये जो रूट मिलता है, याद रखिएगा, इसे कहते हैं NH43, ठीक है, NH43, बतौली, सीतापुर, और इसके बाद यहां पहुंचेंगे आप तो ये है आपका पत्थलगांव, पत्थलगांव, ठीक है। तो पत्थलगांव क्षेत्र याद रखिएगा इस रूट में, और उसके बाद जो है आप यहां से झारखंड गुमला के लिए याद रखिएगा आपका NH43 गुमला तक जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा कि जसपुर क्षेत्र से झारखंड के लिए एक और NH है, याद रखिएगा, जो है आपका NH45, ठीक है। अब इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि रायगढ़ क्षेत्र से, ठीक है, जैसे ही आप बिलासपुर से, आपका बिलासपुर सिपत वाला जो सड़क है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इस सड़क से भी आप कहां तक पहुंचते हैं, पत्थलगांव तक पहुंचते हैं, ये है आपका NH130B, ठीक है, 130A। तो यहां से एक सड़क आती है जो पत्थलगांव को जोड़ती है, इसे बोलते हैं NH130A, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरीके से जो है आपको तीन जो नाम है वो याद रखने हैं, एक आपका NH45, NH43 और NH130A, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें पहले हम तहसीलों को देखें तो याद रखिएगा तहसीलों की संख्या कितनी है, 10, ठीक है। अब उन 10 तहसीलों को देखिएगा तो पत्थलगांव से जो है जो आपका SH वाला सड़क है, ठीक है, वहां से इस तरफ आएंगे तो यहां पर है आपका बागबहार, ठीक है। बागबहार से होते हुए पहुंचेंगे आप फरसाबहार, और उसके बाद जो है फरसाबहार से होते हुए आप जाएंगे कहां पर, तपकरा, तपकरा से उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये क्षेत्र है आपका दुलदुला, ठीक है, जिसमें से याद रखिएगा पत्थलगांव, बागबहार, फरसाबहार, दुलदुला ये सभी तहसील है, तपकरा तहसील नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा जसपुर तहसील, जसपुर तहसील के बाद याद रखिएगा पहुंचेंगे आप मनोरा, मनोरा क्षेत्र, और उसके बाद जाएंगे कहां, सन्ना क्षेत्र, ये आपका सन्ना क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारे जसपुर क्षेत्र में जो है टोटल आपके पास जो है 10 तहसीलें हैं। तो जसपुर से जैसे ही आप जाएंगे याद रखिएगा तो ये क्षेत्र है आपका बगीचा, बगीचा क्षेत्र, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन कौन से तहसील है यहां पर। तो देखिएगा
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ठीक है, इसके अलावा 2 तहसील और भी हैं इसमें, लेकिन पहले ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है बागबहार, ठीक है, सबसे नया है। अगर मान लीजिए, देखिए जनरली तहसील से क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन क्या होता है कि आज के समय में आने वाले क्वेश्चन की जो तरीके हैं उसमें कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, और जब उसमें क्वेश्चन होता है तो आपसे पूछा जाता है कि जसपुर जिले में सबसे नया तहसील कौन सा है, तो बागबहार जो है इसका नया तहसील है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मुख्य तहसीलों में याद रखिएगा, जैसे ही आप पत्थल गांव के पास पहुंचते हैं और पत्थल गांव से जो है आगे बढ़ते हैं, तो ये क्षेत्र है आपका कासाबेल, और उसके बाद आगे जाते हैं तो कुनकुरी, और उसके बाद आप पहुंचते हैं जसपुर नगर। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तपकरा को क्यों याद रखना है, क्योंकि इसे कहा जाता है नागलोक। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नागलोक क्षेत्र। अब देखिए इसमें जो है आपको 8 विकास खंडों को याद रखना है, तो कौन कौन से विकास खंड है, तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से विकास खंड है इसमें, तो याद रखिएगा इसके क्षेत्र में जो है 2 चीजों को हम अलग कर देंगे, सन्ना को और बागबहार को, तो आपके 8 विकास खंड बनेंगे, याद रखिएगा। यानी 2 तहसीलों को अगर अलग कर दिया जाए तो चूंकि 10 तहसील है और 8 विकास खंड है जसपुर में, तो ऐसे में सन्ना और बागबहार जो है ये 2 तहसील तो है लेकिन विकास खंड नहीं है, याद रखिएगा। इस प्रकार से आपके 8 क्षेत्र बनते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, ठीक है, अब चलिए देखिएगा इसके बाद अब बात करते हैं इसके पर्यटन के क्षेत्रों में। तो ध्यान रखिएगा, कुछ पर्यटन क्षेत्र में आपको पहले कैलकुलेट कर देता हूं। देखिएगा यहां पर अगर सबसे पहले देखें प्राकृतिक क्षेत्रों के बारे में, तो प्राकृतिक पर्यटन के रूप में जो है यहाँ के जलप्रपात, जलप्रपात, ठीक है, जैसे दमेरा, खुड़िया रानी, रजपुरी, बेने, गुल्लू, भृंगराज, रानीदा, ऐसे महत्वपूर्ण जलप्रपात जो है आपके छत्तीसगढ़ के जसपुर में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सभी जलप्रपात हैं मुख्य तौर पर। इसके अलावा देखिएगा कुछ धार्मिक और पुरातात्विक क्षेत्र की बात करें तो याद रखिएगा पर्यटन में कैलाश गुफा, सारूडी, इसके अलावा बादल खोल अभ्यारण्य। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा अघोरेश्वर आश्रम, इसके अलावा गहिरा गुरु आश्रम, गहिरा गुरु आश्रम। ठीक है, और याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर एक और है, गिरजाघर यानी चर्च। ठीक है, कैथोलिक चर्च है यहां पर, याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट, बिकॉज एशिया में दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है। ठीक है, पाठ प्रदेशों की बात करें तो देखिएगा कौन कौन से पाठ प्रदेश हैं, तो याद रखिएगा यह जो क्षेत्र है आपका पाठ प्रदेश के अंतर्गत आता है, यह आपका पंडरा पाठ क्षेत्र है। ठीक है, और उसी के अलावा जो है ये पूरा हिस्सा जो है आपका जसपुर पाठ में बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा ये पूरा हिस्सा आपके जसपुर पाठ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं, देखिएगा कौन कौन से। तो वाटरफॉल में तो बताने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि वाटरफॉल में दमेरा और खुड़िया रानी जो है जसपुर नगर के अंतर्गत आता है, रजपुरी जो है आपके बगीचा के अंतर्गत आता है, बेने और गुल्लू जो है, और भृंगराज याद रखिएगा ये जो है आपके ईब नदी में है। तो ईब नदी के क्षेत्र को अगर आप देख लें तो आपको ये बातें भी समझ में आ जाएगी। तो देखिएगा पंडरापाठ के पास जो है 2 चोटियां हैं, एक पहाड़ी है याद रखिएगा जिसे कहते हैं बखोना चोटी, बखोना चोटी, और दूसरा है आपका खुर्जा पहाड़ी। ठीक है,
इसके अलावा एक बात और याद आ रही है मुझे अभी, मधेश्वर पहाड़ के बारे में पूछा गया, याद रखिएगा, मधेश्वर पहाड़, ठीक है। और इस तरीके से आपको याद रखना है इसको। तो देखिएगा, बखोना चोटी से जो है आपकी कन्हार नदी निकलती है और उत्तर की तरफ बलरामपुर की तरफ आगे चली जाती है, ठीक है। खुर्जा पहाड़ी से जो है आपका ईब नदी निकलता है और ईब नदी जो है इस प्रकार से निकलता हुआ बाहर निकलता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ईब नदी में जो है छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई जो है 87 किलोमीटर की है, याद रखिएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका ईब नदी में है, यानी कि आपका गुल्लू बन्ने बेने या फिर भृंगराज जो है आपका ईब नदी पर के वाटरफॉल है, याद रखिएगा, है ना। तो बहुत सारे यहाँ पर वाटरफॉल है, याद रखिएगा। जसपुर जिले को जो है वाटरफॉल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बस्तर और जसपुर दो ऐसे जिले हैं जहां पर कई वाटरफॉल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा, इसके अलावा जो है मधेश्वर पहाड़, कैलाश गुफा, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, मधेश्वर पहाड़ जो है, ठीक है, आपका मधेश्वर पहाड़ एक महत्वपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र है जो कि धार्मिकता से जुड़ा हुआ है। इसे देखने पर जो है ऊपर से ये पूरा पहाड़ जो है शिवलिंग सा प्रतीत होता है, ठीक है। तो मधेश्वर पहाड़ जो है, और एक बात ध्यान रखिएगा, यहां से जो है इसके आसपास के क्षेत्रों में बॉक्साइट प्राप्त होते हैं, बॉक्साइट, ठीक है। और दूसरी एक बात जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जसपुर से अभी पीएससी का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य में बेरिल जैसे खनिज जो है कहां से प्राप्त हो रहे हैं, तो याद रखिएगा जसपुर जिले से। तो बेरिल को भी याद रखिएगा, बेरिल खनिज आपके जसपुर क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो मधेश्वर पहाड़ के लिए याद रखिएगा, मधेश्वर पहाड़ जो है ये किसके आकृति से दिखता है, तो याद रखिएगा ये पूरा का पूरा पहाड़ ही क्या दिखता है, शिवलिंग की आकृति में दिखता है, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ इसके आसपास के क्षेत्रों में बॉक्साइट का उत्पादन भी, देखिए बॉक्साइट का उत्पादन किया नहीं जाता, लेकिन बॉक्साइट के डिपॉजिट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि आसपास के क्षेत्रों में बॉक्साइट के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं इसके, ठीक है। दूसरा देखिएगा कैलाश गुफा। तो अगर आप NH43 में जा रहे हैं, ठीक है, तो NH43 में याद रखिएगा, जैसे ही आप NH43 में जाएंगे तो इस बगीचा के क्षेत्र में, ठीक है, बगीचा क्षेत्र में जाने से पहले आपको जसपुर के पास ही, ठीक है, मतलब ये बतौली क्षेत्र है, बतौली क्षेत्र से अंदर आएंगे यहां पर जसपुर के क्षेत्र में, तो यहां पर याद रखिएगा आपको यहां पर कैलाश गुफा क्षेत्र मिलेगा, याद रखिएगा, कैलाश गुफा क्षेत्र। इसकी 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला कि कैलाश गुफा जो है भगवान शिव जी को समर्पित है ना, कैलाश गुफा क्षेत्र। साथ ही साथ याद रखिएगा कि कैलाश गुफा के साथ साथ यहां पर कैलाश जलप्रपात है, ठीक है। और यहीं पर है आपका गहिरा गुरु आश्रम। तो याद रखिएगा आपका गहिरा गुरु आश्रम कहां पर स्थित है, कैलाश गुफा में, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसकी खास बात देखिएगा, कैलाश गुफा को बनाया गया है काफी कठोर चट्टानों को काट करके, एक गुफा जैसी आकृति पूरी बनाई गई है, ठीक है। आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको लगे कमरे में जा रहे हैं आप, यानी पहाड़ों के नीचे उतर कर जो है आपको जाना होगा, और उसमें जो है आपको लगेगा कि चट्टानों को काट काट कर कमरों जैसी आकृति बनाई गई है, और यहीं पर शिवलिंग विराजित है, याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इन्हीं के बगल में जो है गहिरा गुरु आश्रम है। गहिरा गुरु कौन है, याद रखिएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो याद रखिएगा जसपुर के क्षेत्र से जो है एक संत, ऐसे संत जिन्होंने अपना जीवन जो है समर्पित कर दिया जनजीवन की सेवाओं में, ठीक है। ऐसे में गहिरा गुरु का नाम जो है बहुत फेमस है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा यहां पर गहिरा गुरु का जो मूल नाम है, याद रखिएगा, रामेश्वर बाबा, ठीक है, रामेश्वर, याद रखिएगा, रामेश्वर गहिरा इनका मूल नाम है, और इन्हें जाना जाता है गहिरा गुरु बाबा के नाम से, ठीक है। इन्होंने अपना जो समय था, अपना जीवन जो है ये लोगों के सेवा में समर्पित कर दिया, और इस तरीके से जो है इनका जो जनजीवन रहा है ये पूरी तरीके से सेवा भाव से समर्पित रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ध्यान रखिएगा यहां पर संस्कृत पाठशाला भी क्रियान्वित होता है, संस्कृत पाठशाला, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कैलाश गुफा के संबंध में आपको 3 से 4 बातें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आपका सारूडी चाय बागान क्षेत्र, ठीक है। तो जसपुर के क्षेत्र में आपका चाय बागान क्षेत्र, याद रखिएगा, सारूडी क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आप बादलखोल अभ्यारण्य की बात करते हैं, तो याद रखिएगा मनोरा के पास, ठीक है, ये जो क्षेत्र है आपका, यहां पर है आपका बादलखोल
सेंचुरी, ठीक है। तो बादलखोल सेंचुरी जो है, याद रखिएगा, हमारे राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है, ठीक है, हमारे राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 105 किलोमीटर स्क्वायर पर, याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखना है आपको कि यह जो है बादलखोल अभयारण्य 1975 में बनाया गया था और हमारे राज्य का सबसे छोटा सेंचुरी है, अभयारण्य है, ठीक है। 105 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ और यहाँ पर जो है आपको अधिकांश रूप से जो है हाथी और ऐसे जनजीव मिलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे में आपको बस याद रखना है कि बादलखोल क्षेत्र जो है ये आपके जसपुर क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, याद रखिएगा, अघरेश्वर आश्रम के बारे में। तो याद रखिएगा यह भी जैसे गहिरा गुरु आश्रम है उसी प्रकार जो है, याद रखिएगा, ठीक है, मनोरा के दक्षिण क्षेत्र में जो है आपका अघोर आश्रम के रूप में जाना जाता है, इसको इतना याद रखिएगा, ठीक है। और अंत में देखिएगा यहां पर कुनकुरी के क्षेत्र में, जैसे ही कासाबेल से कुनकुरी पहुंचेंगे, याद रखिएगा, तो यहां पर एक चर्च है, याद रखिएगा, कैथोलिक चर्च, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, 1962 में इसे बनाना प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और इसकी सुंदरता और क्षेत्रफल के आधार पर आप इसको देखेंगे तो याद रखिएगा क्षेत्रफल के आधार पर जो है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है आपके कुनकुरी में स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा जसपुर का, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा आप बात करेंगे नागलोक के बारे में या तबकरा के बारे में, तो इसे छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। और ये नागलोक का फेमस क्यों है, क्योंकि यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखना है। पहला, एक सरकार के द्वारा जो है स्नेक पार्क बनाया जा रहा है, दूसरा एंटी वेनम सेंटर, ठीक है, एंटी वेनम सेंटर, जो कि पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा एंटी वेनम सेंटर बनेगा यहां पर, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है जसपुर के क्षेत्र में, याद रखिएगा, सन्ना पहुंचेंगे आप तो सन्ना जो क्षेत्र है यहां पर आपको प्राकृतिक मनोरम क्षेत्र मिलेगा, याद रखिएगा, या प्राकृतिक क्षेत्र इसे कहते हैं। और इसीलिए जो है सन्ना को जो है छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। और काफी ठंडा प्रदेश है क्योंकि वहीं पर जो है आपका पंडरापाट क्षेत्र, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के ठंडे प्रदेशों में जो हम देखते हैं जैसे मेन पार्ट का नाम लिया जाता है, उसी प्रकार याद रखिएगा पंडरापाट भी उसी प्रकार से फेमस है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा और क्या क्या चीजें आपके इस क्षेत्र में है, तो याद रखिएगा पुरातात्विक क्षेत्रों में पत्थलगांव क्षेत्र, ठीक है। तो याद रखिएगा पत्थलगांव क्षेत्र जब आप एंट्री करते हैं इस क्षेत्र में, पत्थलगांव क्षेत्र में, तो यहां पर दो तीन ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जैसे किलकिला घाटी और नंदन घाटी। किलकिला घाटी और नंदन घाटी जैसे जो वैली है, याद रखिएगा, पत्थलगांव क्षेत्र में है। साथ ही साथ याद रखिएगा मत्स्य पालन केंद्र आपका पत्थलगांव में है, ठीक है, पत्थलगांव में मत्स्य पालन केंद्र है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा पत्थलगांव के बाद आगे पहुंचेंगे आप, ठीक है, अन्य क्षेत्रों में, तो बगीचा के पास आपको याद रखना है कि लीची, नाशपाती और आम के बगीचे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे उसी प्रकार याद रखिएगा आपका एक क्षेत्र है, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है हर्रा डीपा, ठीक है, जगह का नाम है हर्रा डीपा। हर्रा डीपा जो क्षेत्र है यहां पर याद रखिएगा द्वादश लिंग के लिए फेमस है, याद रखिएगा, हर्रा डीपा क्षेत्र, ठीक है, द्वादश लिंग के लिए जो है ये फेमस क्षेत्र है, पुरातात्विक क्षेत्र है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो है यहां पर, ठीक है, साल वृक्ष का कई बड़ा जो है आपको बागान देखने को मिलेगा आपके हर्रा डीपा क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा जो है इस क्षेत्र में चाय और कॉफी प्रोसेसिंग सेंटर जो है, याद रखिएगा, चाय कॉफी प्रोसेसिंग सेंटर प्रस्तावित है। साथ ही साथ याद रखिएगा यहां पर जो है मिर्ची प्रोसेसिंग सेंटर भी प्रस्तावित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने जसपुर क्षेत्र में जो है जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उनको हमने कवर किया हुआ है। आपको बस एक बार अच्छे से पढ़ना है इसको और समझना है कि जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, पर्यटन क्या है, ठीक है। जलप्रपात की बात आई, याद रखिएगा, तो जलप्रपात तो काफी ज्यादा है, बस आपको नाम याद रखना है कि ये सभी जसपुर क्षेत्र में आते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में, ठीक है। तो इतना हमारा टॉपिक रहेगा जसपुर के अंतर्गत। कल हम डिस्कस करेंगे रायगढ़ के बारे में, ठीक है। चलिए।